नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज़ में हम लोगों ने कुछ क्लासेस पढ़ी हैं। आज का हमारा बिंदु रहेगा आदिकालीन लौकिक साहित्य। इससे पहले हम कुछ चीज़ों की जानकारी ले चुके हैं, जिनमें हम सिद्ध साहित्य की बात कर चुके हैं, नाथ साहित्य की बात कर चुके हैं, रास या जैन साहित्य की बात कर चुके हैं, रासो साहित्य की बात कर चुके हैं। इसी प्रकार से आदिकालीन जो काव्य परंपरा है उसका एक विभाजन माना जाता है आदिकालीन लौकिक या स्वतंत्र साहित्य। देखिए, लौकिक साहित्य का मतलब क्या है कि आदिकाल में कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं, जैसे रासो, रास या जैन, सिद्ध, नाथ। इनके अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों को आधार बना करके कुछ साहित्य लिखा गया है, उसी को लौकिक साहित्य की संज्ञा दी गई है। वो स्वतंत्र साहित्य है। स्वतंत्र साहित्य मतलब किसी विचारधारा से उसका कोई मेल नहीं है, कहीं ना कहीं या तो कोई व्याकरण ग्रंथ है या कोई शिलांकित कृति है, इस तरह से कुछ चीज़ें, या किसी को कोई व्याकरण का ज्ञान देने के लिए रची गई रचना है। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से लौकिक साहित्य का विभाजन, सबसे पहले हम लौकिक गद्य साहित्य पर बात करेंगे, जिसमें कुवलयमाला उद्योतन सूर्य की रचना है। ये राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है। हालांकि ये देखिए, हम गद्य साहित्य, लौकिक गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं, पर राउरवेल जो है वो चंपू काव्य की शैली में श्रेणी में आता है। उसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना, और इसके अलावा विद्यापति की कीर्तिलता। ठीक है, ये गद्य साहित्य में इन चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं लौकिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, लौकिक पद्य साहित्य में डोला मारूरा दुहा, कुशललाभ या कल्लोल कवि की रचना, बसंत विलास ये अज्ञात कवि की रचना है। विद्यापति की पदावली इसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये पद्य रचनाओं की हम बात कर रहे हैं। खुसरो की कुछ पहेलियां हैं, अमीर खुसरो की, वो भी पद्य रचनाएं हैं। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना, रणमल छंद श्रीधर व्यास की रचना। तो ये कुछ पद्य रचना हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा कुछ आदिकाल का सूफी काव्य है, यानी आदिकालीन सूफी काव्य में इसमें चंदायन, लौर कथा, मुल्ला दाऊद की रचना, ये 1379 की रचना है। प्रथम सूफी काव्य का इसको एक तरह से माना जाता है। अवधि का प्रथम काव्य है, और इसमें चंदा और लौरिक की प्रेम कथा को दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। चंदायन भी इसका नाम है, और इसको लौर कथा भी कहा जाता है, क्योंकि चंदायन इसलिए क्योंकि इसकी नायिका थी वो चंदा थी, चंदा नाम था, और लौरिक जो है वो इसका नायक है, तो उस लौरिक के नाम पर इसको लौर कथा भी कहा जाता है। तो ये सूफी काव्य भी है। इसके अलावा आदिकाल के प्रमुख कवियों के रूप में आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभार सीधे विद्यापति से प्रश्न भी आते हैं, और क्योंकि जिस प्रकार की उनकी शैली है, इसमें भक्ति के, नीति के इनके जो पद मिलते हैं, उनसे कभी कभार ऐसा लगता है कि ये भक्तिकालीन है, पर ये भक्तिकाल और आदिकाल की मध्य कड़ी के रूप में विद्यापति को माना जाता है। और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो 1255 ईस्वी से 1324 तक इनका समय माना जाता है। इनका जन्म 1255 या संवत की अगर बात करें तो 1312 विक्रम संवत में जन्म हुआ था। पटियाली एटा जिला पटियाली गांव है, कासगंज इटावा यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और कई बार सीधी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम क्या था। अबुल हसन या अब्दुल हसन इनका मूल नाम था, बाद में इनका नाम अमीर खुसरो पड़ा। शासनकाल की अगर अपन बात करें तो ये गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये सल्तनत काल जब इतिहास में हम पढ़ते हैं तो उसमें इन वंशों की चर्चा की जाती है। तो इन तीनों वंशों के, 3 राजवंशों के 11 सुल्तानों का समय इन्होंने देखा था। बलवन से लेकर के और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक का समय इन्होंने देखा था। ठीक है, इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे खुसरो खुसन, 12 वर्ष की आयु में विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। अमीर की इनको उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको देखो, खुसरो भी इनकी उपाधि है एक तरह से, अमीर भी इनकी उपाधि है, जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। राजकवि की भी इनको उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। कुछ इनके उपनाम भी हैं, जैसे तुर्क ए अल्लाह, तुर्की अल्लाह इनका एक तरह से उपनाम है। और तोता ए हिंद या तूती ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती। ठीक है, तूती ए हिंद भी इनको कहा जाता है, ये इनके उपनाम है। पंचगंज, देखिए 1298 से 1301 ईस्वी के बीच 5 रोमांटिक मसनवियाँ इन्होंने लिखी। मसनवी सूफी काव्य परंपरा में जो साहित्य रचना की एक शैली है, मसनवी शैली, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो उस मसनवी शैली में 5 रोमांटिक मसनवी इन्होंने लिखी, जिनको पंचगंज कहा जाता है।
ये मसनवियाँ उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया को समर्पित हैं। निज़ामुद्दीन औलिया को ही समर्पित है। निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे और कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया के निधन के बाद जैसे ही उनको पता चला कि गुरु का निधन हो चुका है, इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। बात करते हैं अपन कुछ इनकी प्रमुख रचनाओं की, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है रचनाओं का। खलिक बारी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये फारसी हिंदी शब्दकोश है एक तरह से। कई बार सीधे सीधे कि किस प्रकार की रचना है, मुक्तक है कि प्रबंध काव्य कि व्याकरण का रचना है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो एक शब्दकोश है ये, ठीक है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी और के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। इसकी रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए की गई थी। इंपॉर्टेंट बात है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के थे और इन गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के लिए खलिक बारी नामक फारसी हिंदी शब्दकोश की रचना इन्होंने की थी। नून सिपहर, इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ, इनके पहेलियों के कारण ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं अमीर खुसरो। इनकी मुकरियाँ भी हैं। दो सुखने, ये लेखन की एक शैली है इनकी एक तरह से, ये भी इन्होंने लिखी है। नजरान हिंद और गज़ल, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा हालात कन्हैया, ऐसा माना जाता है ब्रज और फारसी का इसमें मिश्रण है, ये भी इनकी रचना है, पर कुछ लोग विद्वान नहीं मानते। हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि, इंपॉर्टेंट बात है। यानी हिंदू जो भक्ति काल में हम हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का, या कहे कि अगर राजवंश की बात करें तो अपन अकबर के काल में इसको बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिला था। हिंदू मुसलमान संस्कृति का एक तरह से इंडो इस्लामिक शैली पर इमारतें भी बनने लगी। संस्कृति एक दूसरे से एक तरह से मिश्रण हुआ दोनों की संस्कृति का। तो उस संस्कृति के पहले प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो इनको अवधी का प्रथम कवि भी माना है। ब्रज और अवधी को मिलाकर काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। यानी पहली बार ब्रज भाषा, देखा जाए तो ब्रज भाषा जो है भक्ति काल की एक तरह से मुख्य भाषा थी। भक्ति काल और रीति काल में भी ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी गई थी। और लेकिन ये भक्ति और अवधी दोनों भाषाओं में मिलकर के इन्होंने अपनी काव्य रचना की है। जवाहरे खुसरवी, खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन, यानी कि इनकी जितनी भी हिंदी रचनाएं हैं उनको संकलित करके जवाहरे खुसरवी के नाम से एक तरह से इनका संकलन किया गया था। 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालन द्वारा अलीगढ़ से ये प्रकाशित हुई थी। खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन है ये, और 1922 में ब्रजरत्न दास द्वारा इनका संकलन किया गया था। यानी खुसरो की कविताओं का संकलन ब्रजरत्न दास ने भी किया है, मौलाना रशीद अहमद ने भी किया है। मौलाना रशीद अहमद ने जवाहरे खुसरवी के नाम से किया है और ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से किया है। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। अब देखिए कुछ खुसरो, ये अमीर खुसरो की कुछ मतलब विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला मुख्य बिंदु है कि बाल केंद्रित साहित्य इन्होंने बहुत लिखा है। खुसरो की प्रसिद्धि उनके ज्ञानमूलक साहित्य को लेकर है, जिसमें पहेलियाँ और मुकरियाँ और सुखने शामिल है। मनोरंजक साहित्य जिसमें दरबारी अश्लीलता और हल्कापन न होकर के ज्ञान, जिज्ञासा और कौतूहल है। खुसरो के इस साहित्य को हिंदी साहित्य का बाल साहित्य कहा जा सकता है और बच्चों की कोमल जिज्ञासाओं को आनंदपूर्वक शांति यहाँ पे मिलती है। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। उनकी ये पहेली का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये एक तरह से पहेली है और ये पहेली बहुत प्रसिद्ध भी है, हम लोग खूब सुनते हैं इस पहेली को। तो आकाश इसका उत्तर है और ये खुसरो द्वारा ही लिखी गई है। इस तरह से कुछ मुकरियाँ जैसे थे, मेरा मोसे श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, बासे चिक्कन न कोदी सा, और ए सखी साजन न सखी सीसा। ये मुकरियाँ हैं। इसमें एक तरह से दो अर्थ निकलते हैं। तो ये यहाँ पे साजन और दर्पण यानी सीसा। तो ऐसा लगता है कि पहली पंक्ति को बोल करके कह रहे हैं कि मेरा मुँह से श्रृंगार करावत, मेरा मुझसे ही श्रृंगार करवाता है। आगे बैठ के मान बढ़ाता है, यानी हम जब शीशे के सामने होते हैं तो खुश होते रहते हैं मन ही मन में कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ, लग रही हूँ। बासे चिक्कन नाको दीसा, यानी उससे चिकना भी कुछ भी नहीं है, इतना चिकना होता है दर्पण। तो सखी जो उत्तर देती है कि साजन, कि ए सखी साजन, के सखी, इसका उत्तर साजन होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए महिलाएं श्रृंगार करती हैं, उनका मान भी उसी से बढ़ता है ना। तो चिक्कन, चिक्कन का मतलब बड़े कोमल स्वभाव का वो होता है, इस तरह की बात है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये साजन नहीं है बल्कि इसका उत्तर सीसा है। इस तरह से ये मुकरियाँ उनकी प्रसिद्ध हुई हैं। सुखने,
पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, बोले फेरा ना था। तो ये दो, पान और घोड़े के लिए फेरना बहुत ज़रूरी है, पान को और घोड़े को। तो कुछ इस तरह पहेली, मुकरी और सुखने उनके जो प्रसिद्ध हैं, वो बाल साहित्य की उनकी एक तरह से विशेषता है। दूसरा है सूफियाना पक्ष। उनकी रचनाओं का सूफियाना पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुसरो की रचनाओं में सबसे प्रबल भाव सूफियाना है, जिसे सूफियों की भाषा में तवस्सुफ कहा जाता है। बंदे की खुदा से मिलने की गहरी तड़प खुसरो के साहित्य में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के रूप में व्यक्त हुई है। कि जिस तरह से सूफी साहित्य में सूफी कवियों ने किस प्रकार से परमात्मा को एक तरह से पाने के लिए उसकी आराधना की, तो उसको उन्होंने एक नाम दिया इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। तो ये पहली बार अमीर खुसरो के रचनाओं में देखने को मिलती हैं विशेषताएं। इन्होंने खुद के से मिलने की तड़प व एकाकार होने के चरम आनंद को व्यक्त किया है। निज़ामुद्दीन औलिया के निधन पर खुसरो का कथन कि निज़ामुद्दीन औलिया का जब निधन हुआ था तो खुसरो ने लिखा था कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई 14 से, यानी कि खुसरो अब तुम भी चलो यहाँ से, क्योंकि अब अंधेरा हो गया। एक तरह से ज्ञान रूपी या उनके गुरु रूपी गुरु नहीं रहे निज़ामुद्दीन औलिया, तो इस तरह की उन्होंने बात कही थी। प्रेम की अभिव्यंजना भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। खुसरो ने अपनी रचनाओं में प्रेम को उस समय महत्वपूर्ण स्थान दिया था जब हिंदू मुस्लिम वैमनस्य अपने चरम पर था। अविश्वास से भरे माहौल में प्रेम की भावना को महत्व देना अत्यावश्यक था, जो काम आगे चलकर जायसी जैसे कवियों के ने अपने प्रबंध काव्यों के माध्यम से किया, वही काम खुसरो ने अपने मुक्तकों के द्वारा किया था। देखिए एक उदाहरण कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, और जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। कहने का मतलब ये है कि प्रेम को उन्होंने महत्व दिए, प्रेम का महत्व उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है। अगला है धार्मिक आडंबरों पर उन्होंने चोट की है। समाज में फैले अंधविश्वास, धार्मिक आडंबरों पर चोट जैसे सिद्ध व नाथ कवियों ने भी किया, उसी तरह इन्होंने भी किए। उज्जवल वरण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, और देखत में तो साधु है निकट पाठ की खान। तो यानी कि कहने का मतलब दिखता तो साधु है लेकिन वास्तव में वो साधु नहीं है, क्योंकि चित्त तो एक है पर उसका ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है। कहने का मतलब उन्होंने अंधविश्वासी जो धार्मिक अंधविश्वास फैला रहे, आडंबरों में जो एक तरह से भरोसा कर रहे हैं, उस चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था अपनी रचनाओं में। लिंग भेद पर भी उन्होंने करारी चोट की है। ठीक है, लड़के और लड़की में जो भेद किया जाता है स्त्री पुरुष में, उस पर भी उन्होंने करारी चोट की है। आदिकाल में स्त्रियों की स्थिति चिंता का विषय रही है। स्त्री को भोग की वस्तु माना जाता था। सिद्ध और रासो साहित्य में उसे भोग की वस्तु माना गया है, सिद्ध और रासो साहित्य में। ठीक है, स्त्री को भोग की वस्तु माना गया है, परंतु नाथ और जैन साहित्य में उसे नरक का द्वार मानकर, अच्छा देखिए, नाथ और जैनों ने तो उसको नरक का द्वार भी बता दिया है, त्याज्य बता दिया कि स्त्री नरक का द्वार है। लेकिन खुसरो ने अपनी रचनाओं में एक सामान्य घर की बेटी के दर्द को आवाज देकर लिंग भेद की शिकायत अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। यानी कि उन्होंने इस तरह के भेद के लिए लिखा है कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए, काहे को ब्याह परदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दी है महला दो महला, हमको दी है परदेश सुन बाबुल मोरे, मैं तो हूँ बाबुल तेरी खूंटे की गैया, हाँकी हुंकी जाऊं परदेश सुन बाबुल मोरे। कहने का मतलब लड़की पराई, एक तरह से पराए घर की अमानत मानी है इसमें, और उसको काफ़ी महत्व दिया है। तो ये इन्होंने इस तरह की बात लिंग भेद पर भी करारी चोट की है कि किस प्रकार से हम महिलाओं को तवज्जो नहीं देते हैं। खुसरो की अगर भाषा की बात की जाए तो खुसरो की रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही है। ये प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो अमीर खुसरो ही है, और उनके काव्य में खड़ी बोली जो है काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है। खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं में खड़ी बोली और ब्रजभाषा के आरंभिक लक्षण देखने को मिलते हैं, किंतु कहीं कहीं फारसी के और हिंदी का प्रयोग भी उन्होंने किया है। खुसरो ने गज़ल और गीत में फारसी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने पहेलियों, मुकरियों, सुखनों में ग्रामीण बोलचाल की ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग, यानी कि फारसी मिश्रित ब्रजभाषा भी है इनकी रचनाओं में, कुछ ठेठ खड़ी बोली भी है। ठेठ ब्रजभाषा का उदाहरण देखिए कि नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। ये उसी प्रकार की अभी हमने मुकरी पढ़ी थी, ये उस प्रकार की मुकरी है। ठेठ खड़ी बोली का भी उन्होंने उदाहरण दिया है
कि एक थाल मोती से भरा, देखिए ठेठ खड़ी बोली में है ना, ये अभी हमने पढ़ लिया है। ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण भी, जैसे खुसरो रहने सुहाग की जागी पी के संग, और तन मेरो मन पीऊ को, और दो भय एक रंग, या ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का बराबर मिश्रित प्रयोग मिलता है। कुछ ब्रज भाषा और फारसी का भी प्रयोग किया है उन्होंने मिश्रण। जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल दराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा नादारम ए जान लेहू काम में लगाए छतिया। तो ये यहाँ पर फारसी और ब्रज भाषा का मिश्रित प्रयोग है। खुसरो पहले साहित्यकार थे जिन्होंने फारसी और हिंदी समन्वित रूप से प्रस्तुत की है, इसलिए इनको फारसी और हिंदी संस्कृति का समन्वयक भी कहा जाता है। ईश्वरी प्रसाद ने खुसरो को महाकवि और कवियों का राजकुमार कहा है, पूछ लिया जाता है। हिंदवी शब्द, हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। तो ये अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानकारियां हैं। अब बात करते हैं विद्यापति के बारे में। देखिए विद्यापति 1360 से लेकर के 1448 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। ग्राम था इनका बिस्पी गांव के रहने वाले थे, दरभंगा बिहार के। कई बार इनका बिस्पी गांव पूछ लिया जाता है, ठीक है। दरभंगा बिहार के रहने वाले थे। 1350 से कुछ इनका रचना काल जो है वो 1350 से और 1460 भी कुछ लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब लगभग इनका जो समय है 100-110 साल के लगभग माना जाता है। कुछ इनकी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देखिए तिरहुत मिथिला के राजा शिवसिंह के दरबारी कवि। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके दरबारी कवि थे, तो मिथिला के राजा थे तिरहुत मिथिला के राजा शिवसिंह के दरबारी कवि थे। शैव मतानुयायी थे। 16 उपाधियां इनको दी गई थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, ठीक है। हिंदी में कृष्ण काव्य को विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को दिया जाता है। पहली बार, वैसे तो हम भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से और अधिकांश रूप से पढ़ते हैं, लेकिन पहली बार श्री कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। उनकी भाषा की अगर बात करें तो पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा या अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप अवहट्ट कहलाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको आप अवहट्ट और अपभ्रंश दोनों आ जाए तो अवहट्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए विद्यापति की पदावली के बारे में कुछ जानकारी। श्रृंगार परक काव्य है ये विद्यापति की पदावली। विक्रम संवत 1460 आचार्य शुक्ल ने इसका समय माना है, रचना काल। विद्यापति के पदों का संग्रह है ये। सर्वप्रथम संकलन करता था इसके शारदा चरण मिश्र, और अन्य योगदानकर्ताओं में ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, विमान विहारी मजूमदार, महाप्रभु चैतन्य के अनुयायियों ने विद्यापति के पदों को बाद में गाया भी था। और उनका एक तरह से मतलब महाप्रभु चैतन्य तो विद्यापति के पदों को ही गाते थे, कृष्ण से संबंधित जो पद थे, और उनको गा गा करके ऐसा कहा जाता है कि कई बार जब गा के इतने भाव में हो जाते थे कि वो बेहोश तक हो जाते थे, सुध बुध खो बैठते थे। तो विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है उनकी पदावली में राधा कृष्ण का प्रेम संबंधी पद। भाषा की अगर बात करें तो प्राचीन मैथिली, जिसमें ब्रज भाषा की प्रधानता है, इसे ब्रजबुली का प्राचीन रूप भी कहा जाता है। ब्रजबुली, ठीक है। ब्रजबुली जो भाषा है वो ब्रज भाषा की प्रधानता है, मैथिली भाषा है, और मुख्य रूप से बांग्ला। ब्रजबुली का जो भाषा है वो बांग्ला से संबंधित है। शैली गीति शैली है, यानी कि इनके पदों को गाया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गेय पद लिखने का श्रेय भी विद्यापति को दिया जाता है। देखिए कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय भी इनको ही, और गेय पद यानी कि इनके पदों को गाया जाता है। इससे पहले जो पद्य थे उनको गाया नहीं जा सकता था। मैथिल कोकिल, पदों की मधुर गीतात्मकता के कारण उपाधि इनको मिली थी। यानी कि विद्यापति पदावली में जो पदों में एकदम मधुरता थी, गीतात्मकता थी, उसी के कारण इनको मैथिल कोकिल, कोकिल यानी कोयल है, मैथिली भाषा की कोयल या मैथिल की कोयल कहा जाता है। अभिनव जयदेव, पदावली की रचना जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव, एक ये रचनाकार थे जयदेव, उन्होंने रचना लिखी थी कुछ अपनी। जयदेव का ग्रंथ याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। पदावली की रचना ये गीत गोविंद, जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद, तो उस गीत गोविंद के आधार पर ही इसकी रचना मानी जाती है। इसलिए इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने पदावली की रचना के आधार पर ही विद्यापति को मैथिल कोकिल, यानी उनको मैथिल कोकिल कहने का एकमात्र जो कारण है वो है उनकी पदावली।
कीर्तिलता विक्रम संवत 1760 आचार्य शुक्ल ने समय माना। कीर्ति सिंह के राज्य प्राप्ति के प्रयत्नों का इसमें वर्णन है। कीर्ति सिंह ये तिरहुत मिथिला के राजा थे। कीर्ति सिंह और वीर सिंह द्वारा जौनपुर के सुल्तान की मदद से असलान के पितृवध के प्रति प्रतिशोध एवं मिथिला के उद्धार का वर्णन इस काव्य में मिलता है कीर्तिलता में। इसकी भाषा परवर्ती अपभ्रंश या अवट्ट है। परवर्ती अपभ्रंश कह लो या अवट्ट कह लो, एक ही बात है। इसमें जौनपुर राज्य का रोचक उल्लेख या वर्णन मिलता है। कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राह्यता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें विद्यापति ने स्वयं को खेलन कवि कहा है। यह एक प्रकार का राज प्रशस्ति, ये जो कीर्तिलता है वो निश्चित रूप से एक राज प्रशस्ति है। जैसा कि पिछले रासो काव्य में हमने पढ़ा था कि वो एक तरह से कवियों का, उसमें राजाओं का अपने आश्रित अपने जो आश्रय देते थे राजा, उनका वर्णन था। तो एक तरह से राज प्रशस्ति है। इसमें कीर्ति सिंह की प्रशंसा की गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद, जैसे उन्होंने रासो काव्य को, या कहें कि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद इन्होंने कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कीर्तिलता को उन्होंने भृंग भृंगी, भृंग का मतलब होता है भंवरा। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता की एक प्रति प्राप्त की थी। अगली रचना है उनकी कीर्ति पताका। यह वीर गाथात्मक काव्य है। 1403 या कुछ लोग 1460, यानी आचार्य शुक्ल तो 1460 ही बताते हैं सारी रचनाओं का समय, पर कुछ लोग कीर्ति पताका का समय 1403 ईस्वी बताते। ये 1460 विक्रम संवत है। यह अवट्ट भाषा की रचना है। इसमें राजा शिव सिंह, देखिए कीर्ति पताका में शिव सिंह है, उनकी वीरता, उदारता और गुणग्राह्यता का वर्णन किया गया है। और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह है। इसकी खंडित प्रतिलिपि नेपाल दरबार के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं उनकी थीं, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कुछ अन्य बातें उनके बारे में। विद्यापति संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा के ज्ञाता थे। भक्ति और श्रृंगार परंपरा के प्रवर्तक। देखिए कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदिकाल में भक्ति के कवि कौन थे, तो ये भक्ति और श्रृंगार के जो कवि थे वो विद्यापति थे। यानी आदिकाल में भक्ति के पदों की इन्होंने रचना की थी, कृष्ण से जो संबंधित थे। इन्होंने इनको संक्रमण काल का कवि या आदिकाल में भक्ति का कवि कहा जाता है। ये मूलतः श्रृंगार रस के कवि थे। इंपॉर्टेंट बात है, सीधे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के कवि थे, तो श्रृंगार रस के कवि थे मूलतः। हालांकि इन्होंने भक्ति और कुछ नीति से संबंधित रचनाएं भी इन्होंने की है। मूलतः अपभ्रंश भाषा की ये कवि माने जाते हैं। तो ये हो गई दोनों कवियों के बारे में जानकारी, विद्यापति के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं हम आदिकालीन गद्य साहित्य, यानी आदिकाल में या जो लौकिक साहित्य है वो गद्य में किस प्रकार से कौन कौन सी रचनाएं हैं जो गद्य में लिखी गई हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कुवलयमाला, उद्योतन सूरी की रचना। ये 9वीं शताब्दी की रचना। परीक्षाओं में काल भी रचनाओं का पूछ लिया जाता है। 835 विक्रम संवत, 9वीं शताब्दी हो गई। इसकी रचना जालौर राजस्थान में हुई है और आम बोलचाल की भाषा के नमूने इसमें मिलते हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। राउरवेल रोड कवि या रोड़ा कवि की रचना है 10वीं 11वीं सदी की। ये शिलांकित कृति है। शिलांकित का मतलब होता है किसी बड़े पत्थर पर इसकी रचना की गई है। चंपू शैली में है। चंपू का मतलब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो। हिंदी साहित्य में नक्शिक परंपरा की शुरुआत। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में नक्शिक परंपरा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है, तो ये राउरवेल जो है ऐसा ग्रंथ है जिसमें पहली बार नक्शिक वर्णन हुआ है। देखिए राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन पहले पद्य में फिर उसके बाद गद्य में, यानी कि पहले नक्शिक वर्णन पद्य में कुछ पदों में फिर उसके बाद में उसका गद्य रूपांतरण यहाँ पर मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है कि राउलवेल इसका नाम है, रोड़ कवि की रचना है और राउल यहाँ पर ये नायिका है। इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में कई कबार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उसमें ऐसा देते हैं कि राउरवेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, तो उसमें दे देते हैं कि राउल नायक, तो ये नायक नहीं है, उसकी वीरता का वर्णन भी नहीं है, नायक है ही नहीं, तो ये नायिका है एक्चुअली। तो आपको इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी। इसकी भाषा राजस्थानी है और 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं। शिलांकित रूप इसका मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है और उसी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित किया गया है। इनकी जो शिलांकित कृति है इसको एक तरह से पुस्तकीय रूप दे दिया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, देखिए इंपॉर्टेंट रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। पंडित दामोदर शर्मा 12वीं सदी की ये रचना है। मूलतः व्याकरण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी रचना महाराजा गोविंद चंद्र गहड़वाल जो थे
1154 ईस्वी के आसपास। उसके सभापति के रूप में दामोदर शर्मा उनके सभापति थे, सभा पंडित थे। तो राजकुमारों को कान्यकुब्ज या कन्नौज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा संस्कृत भाषा उस समय कन्नौज और काशी के प्रदेश में बोली जाती थी। और गोविंद चंद्र गैडवाल के राजकुमारों यानी उनके पुत्रों को संस्कृत भाषा का ज्ञान कराने के लिए इस व्याकरण ग्रंथ की रचना दामोदर शर्मा ने की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। भाषा इसकी अपभ्रंश है। ग्रंथकर्ता कहता है कि इसकी भाषा अपभ्रंश, यानी ग्रंथकर्ता बोले तो पंडित दामोदर शर्मा कहते हैं कि इसकी भाषा अपभ्रंश है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि इसकी भाषा अवधि यानी कि जो इसका प्राचीन कौशल प्रदेश की जो भाषा है, कौशल प्रदेश अवध को ही कहा जाता है, तो कौशली इसकी भाषा उन्होंने मानी है। अब देखिए वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, 14वीं शताब्दी की रचना। आचार्य द्विवेदी जी ऐसा मानते हैं कि 14वीं शताब्दी की रचना है। मैथिली गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ, अभी हमने विद्यापति को पढ़ा था, पदावली 1460 में उसका समय था, लेकिन ये उनसे पहले की रचना है। मैथिली गद्य का सबसे प्राचीनतम रूप वर्ण रत्नाकर में मिलता है। इसको मैथिली का विश्वकोश कहा गया है। यह एक तरह का शब्दकोश प्रतीत होता है, यानी कि एक तरह से डिक्शनरी जैसा शब्दों के अर्थ इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, मैथिली भाषा के शब्दों के अर्थ। इसका प्रकाशन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा कराया गया था और इसके संपादक के रूप में सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बाबुआ मिश्र प्रसिद्ध है। वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ये 4 गद्य की रचनाएं थीं। अब बात करते हैं आदिकालीन लौकिक पद्य साहित्य की। देखिए सबसे पहले ढोला मारूरा दुहा, ये पद्य में लिखा गया है। कल्लोल कवि या कुशल इसके कवि माने, रचनाकार माने गए। तो इसका कारण यह है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार पहली बार सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि द्वारा इसकी रचना की गई, यानी कि मूल जो ग्रंथ है वो तो लिखा गया था 15वीं शताब्दी में कल्लोल कवि द्वारा। ठीक है, 15वीं शताब्दी में। 1561 में जैन कवि कुशल द्वारा कुछ पद इसमें जोड़े गए थे। ये जो कुशल है जैन कवि हैं, ये 1561 यानी 16वीं सदी के हो गए। तो 16वीं सदी के जैन कवि कुशल ने कुछ इसमें पद जोड़े, ये ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो कल्लोल कवि और कुशल दोनों का ही नाम इसमें आता है। दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, तो अगर दोनों तो ऐसे आएंगे नहीं, आते हैं तो कल्लोल कवि ही करना है, क्योंकि आचार्य शुक्ल के जो मत हैं वो सर्वाधिक एक तरह से प्रामाणिक माने जाते हैं। भाषा की अगर बात करें तो ये डिंगल भाषा इसमें है। डिंगल भाषा का मतलब हो गया कि राजस्थानी में अपभ्रंश के शब्द जब होते हैं, अपभ्रंश में राजस्थानी के शब्द, तो उसको डिंगल कहा जाता है। और पिंगल का मतलब होता है कि ब्रज भाषा के शब्द होते हैं अपभ्रंश में, है ना। 1934 में नागरी विचारणी सभा काशी द्वारा इसका संपादन किया गया था, जिसमें योगदान श्री राम सिंह, श्री सूर्यकरण पारीक और नरोत्तम स्वामी का योगदान रहा था। अब कुछ बात करें पात्रों की, तो देखिए इसके पात्रों में, प्रमुख पात्रों में नायक है इसका राजकुमार ढोला। ये जयपुर के कछवा वंश के राजा नल का पुत्र है। इसकी नायिका राजकुमारी मारवणी है, जो कि पूगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री है। तो इसका मतलब ये राजस्थान से संबंधित है। ढोला मारूरा दुहा, दुहा मतलब ये दोहा शैली में लिखा गया, इसलिए दुहा। और ढोला और मारू यानी मारवणी और ढोला की प्रेम कहानी इसमें बताई गई है। एक सहनायिका भी इसमें है मालवणी, ये मालवा की राजकुमारी है। देखिए प्रेम गाथात्मक काव्य है, मूल रूप से दोहा शैली में है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। श्रृंगार रस की जो परंपरा इस ग्रंथ में आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में देखी गई है। ठीक है, अंतर क्या है बिहारी से? मारवणी के संयोग और वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है। मारवणी यानी ढोला मारूरा दुहा की जो नायिका है मारवणी, उसमें भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग और वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। चमत्कारिक कवि माना जाता है बिहारी को, जो कि एक तरह से 3 धाराएं थी। हमने देखा था कि रीति काल में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो रीति सिद्ध परंपरा के या कहेंगे पूरे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी, पर उनकी जो नायिका हैं वो कला पक्ष की, उसमें प्रधानता है उनके ग्रंथ में। राउरवेल रोड़ा कवि में प्रेम वर्णन की जो परंपरा आरंभ हुई, उसे इस रचना में विकास की एक नई दिशा मिली। यानी हमने देखा राउरवेल की जो नायिका है राहुल, उसका नक्शिक वर्णन है। दूसरा उसमें प्रेम गाथा का भी वर्णन किया गया है। वो प्रेम गाथा आगे चलकर ढोला मारूरा दुहा में हमें देखने को मिलती है। बीकानेर राजस्थान के क्षेत्र में तो अत्यंत
ये दोहा एक प्रचलित है कि सोरठियो दूहो भलो और भली मरवंडरी बात, जो वन छाई धन भली तारा छाई रात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि ने इस काव्य के भाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है, तो काफी महत्वपूर्ण रचना है। अब बात करते हैं वसंत विलास, जिसके रचनाकार अज्ञात हैं, यानी कि पता नहीं है कि कौन इसके रचनाकार हैं। कुल 84 दोहे इसमें हैं। बसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण और प्रभाव का मनोहारी वर्णन इसमें किया गया है कि बसंत ऋतु में स्त्रियों की दशा किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से उनका एक तरह से विलासपूर्ण और प्रभावकारी रूप नजर आता है, तो उस मनोहारी रूप की चित्रण यहाँ पे किया गया है। इसमें एक और कोयल की गूंज, दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रण है, जिसे देखकर विदुर जन एवं वियोगिनी नारियां किशोर मदन यानी कामदेव का मदिर कुंजन मन में अनुभव करती हैं और कांपने लगती हैं। देखिए इसकी एक पंक्ति प्रसिद्ध है कि इन्हीं परी कोयली गूंजई, पूंजई युवती मनोर और विदुर वियोगिनी धूंजई और कूजन मायन किशोर। ये जो पद दिया गया इसका भावार्थ यही है कि एक तरफ कुछ जो पति युक्ता यानी जिनके पति पास हैं, ऐसी महिलाएं बसंत ऋतु में आनंद का अनुभव कर रही हैं, विलास कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ विदुर जन और स्त्रियां यानी मनुष्य और जो पुरुष और महिलाएं जो है, जो एकल है अभी, उनकी प्रेमिकाएं या उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं है या पति साथ नहीं है वियोगिनियों के, तो वो किस प्रकार से इस वसंत ऋतु में कामदेव उनको परेशान करता है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। बसंत विलास के अगर प्रथम संपादक की बात करें तो केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इनके प्रथम संपादक है। 1451 ईस्वी में की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर उन्होंने इसका संपादन किया था। प्रथम प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था। माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचनाकाल 13वीं सदी माना है, जबकि हम अभी पढ़ के आए कि ये बसंत विलास का जो समय है, अच्छा इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका जो समय है वो 13वीं सदी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र इस काव्य की भाषा में से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। ऐसा कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र कि पिंगल जो भाषा है वो सरस ब्रज भाषा का रूप लेती है इसी काव्य रचना से, बसंत विलास से। रणमल छंद, ये देखिए इसके रचनाकार है श्रीधर व्यास। रचनाकाल इनका विक्रम संवत 1454 माना जाता है। इसका कथानक की अगर बात करें तो इडर यानी गुजरात के राठौड़ राजा रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का इसमें वर्णन है। रणमल छंद ये श्रीधर व्यास की रचना है। इसका संपादन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था। केवल 70 छंद उपलब्ध हैं इसके। रास और रासान्वयी काव्य में संकलित, यानी कि जो 70 पद हैं वो इनका एक ग्रंथ है रास और रासान्वयी काव्य, उसमें संकलित है। इसके अलावा जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना है और जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है। ठीक है। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का दोनों में वर्णन किया गया है। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ठीक है, तो आप इसको याद, मयंक मैं से शुरू हो रहा है, मधुकर भी मैं से शुरू हो रहा है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मयंक यानी चंद्रमा को मधुकर भी कहा जाता है एक तरह से, चांदनी करने वाला। दोनों ही रचनाएं अप्राप्त हैं, परंतु राठौड़ारी ख्यात दयालदास का एक ग्रंथ है, राठौड़ारी ख्यात में उल्लेख इसका किया गया है। इन्हीं दोनों के आधार पर दयालदास ने कन्नौज का वृत्तांत लिखा है। ठीक है, राठौड़ारी ख्यात बीकानेर के राज पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये राठौड़ारी ख्यात बीकानेर के राज पुस्तकालय में। तो इस प्रकार से ये कुछ रचनाएं थी, पद्य रचनाएं या लौकिक स्वतंत्र साहित्य जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के लिए आपको धन्यवाद।